जो लोग आई स्टैंड विथ इजराइल थे जी, वो लोग की मानसिकता आप पहले से ही जानते हैं। खास करके प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में इतनी लाशें मिली जी, गंगा में बहती हुई, दुर्भाग्य है। हमारी केंद्र सरकार की दूरदर्शिता थी कि हम लोगों ने पहली लहर को बहुत हल्के में लिया। देश में झारखंड से अन्य राज्यों को सीख लेने की जरूरत है कि किस तरह से आपदा में हम लोगों को काम करना चाहिए। पहली बार देखने को मिला कि जिस तरह से सरकार एक भेदभाव वाली सरकार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, हम सभी एक बहुत बड़ी आपदा के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस नाम की इस महामारी ने हम सभी की ज़िंदगियों को प्रभावित किया है। हम सभी ने अपने किसी न किसी चाहने वाले, पहचानने वाले, जानने वाले को खोया है, जिसका गम हम कभी भूल नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज देश की हालत ये है कि लगभग सभी कार्य जो है वह ठप पड़ चुके हैं। लोगों के व्यवसाय लगभग बंद होने की कगार पे आ चुके हैं, नौकरियां जा चुकी है और ऐसी स्थिति में भूखमरी की स्थिति और आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कई लोग इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में सामने आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वह सामाजिक स्तर की बात हो, राजनीतिक स्तर की बात हो या फिर व्यक्तिगत स्तर की बात हो। और कई लोग इस मामले में अपनी राय भी दे रहे हैं और आवाज़ बुलंद भी कर रहे हैं। इसी तरह से अभी हमारे साथ में ज्योति मथारू जी उपस्थित है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी है और प्रोटोकॉल इंचार्ज भी है। ज्योति जी से अभी हम देश में कुछ मामलों में जो बातें चल रही है, जो मुद्दे हैं, उन पे चर्चा करेंगे और आपको ज्योति जी की जो राय है उससे अवगत कराएंगे। ज्योति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज्योति जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया क्या बोलेंगे, स्वस्थ हैं, यही सबसे बड़ी बात है जी, क्योंकि आज जो आपदा की जो घड़ी है उसमें आदमी अगर इससे बच जाए, इससे बड़ा सुख की बात कुछ नहीं हो सकती किसी के लिए। लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक हम लोग स्वस्थ हैं सभी और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान इसी तरह हम लोगों को, सबको, आपको, हमको, पूरे सभी समाज को, देश को सुरक्षित रखे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। ज्योति जी, इंटरव्यू के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आप खबरों के माध्यम से सुन रहे होंगे, बिहार में और प्रयागराज में गंगा किनारे या फिर गंगा में जो शवों का अंबार लगा हुआ है हज़ारों की तादाद में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अजीब विडंबना है इस देश की कि जो लोग बात करते थे कि हम हर किसी का साथ देंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, आज जिनकी मृत्यु हो गई इस आपदा में कोरोना से, वैसे लोगों को अगर हम सम्मान नहीं दे पाए उनकी मृत शरीर को, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हम लोगों के लिए। जी, क्योंकि आज देखिए, आप प्रयागराज की बात हो या बिहार की बात हो, कितने शव बहते हुए जा रहे हैं। जी, इसका क्या कारण है? जी, इसके सब एक ही कारण है कि अव्यवस्था, सरकार की दूरदर्शिता। क्योंकि जिस तरह से ये कृत्य किए जा रहे हैं या हो रहे हैं जी, इससे मुझे लगता है कि इससे बड़ी त्रासदी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं हो सकती है। जी, अब देखिए कि आप ही के चैनल ने मुद्दा उठाया था रांची में, खास करके कि शव को जलाने में मुश्किलें हो रही थी। घाघरा में लकड़ी है, लेकिन लकड़ी की कमी है, डीजल से उनकी लाशों को जलाया जा रहा था। जी, बहुत दुख हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको आपके चैनल के माध्यम से जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और सभी सौदा जो स्थान है वहाँ पर उन लोगों ने व्यवस्था कराई कि भाई हम कम से कम जिनकी मृत्यु हो गई है इस कोरोना से, वैसे लोगों का भी
साथ सम्मान संस्कार किया जाए, जी बिल्कुल। ताकि कम से कम उनके परिवार वालों को संतुष्टि मिले कि हमारे परिजन या जो भी घर के लोग जो मृत हुए हैं उनको कम से कम सरकार की तरफ से व्यवस्था दी गई कि उनको लकड़ी मुहैया करा दी जा रही है, उनके संस्कार अच्छे विधि विधान से हो रहे हैं जी ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल। लेकिन जो लोग अपने आप को इस जो संस्कार के या जिसको मैं क्या बोलूँ संस्कृति के जो पैरोकार है जी उनके क्षेत्र में खास करके प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में इतनी लाशें मिली जी गंगा में बहती हुई, दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था और उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके कुछ कदम उठाए गए और जो मृत हो गए हैं उसको चील कौवे कुत्ते खा रहे हैं। जी बिल्कुल। इससे दुर्भाग्य, इससे दुर्गति नहीं हो सकती है। जिन लोगों ने देश को सींचा है, जिन लोगों ने अपने पसीने से देश के लिए, सम्मान के लिए, भविष्य के लिए काम किया है, वैसे लोगों को अगर सम्मान नहीं दे पाए तो बहुत दुख की बात है। तो ज्योति जी ने जैसा कि हमें बताया कि प्रयागराज और बिहार में जो शवों का अंबार लगा हुआ है वह अव्यवस्था का ही एक परिणाम है। वैसी स्थिति झारखंड में भी उत्पन्न होने वाली थी। घाघरा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया और लकड़ियां मुहैया कराई, जिससे यहाँ के जो मृत लोग थे उन्हें उचित सम्मान मिल सका। ज्योति जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। ऑक्सीजन और दवाइयों की त्रासदी आपने देखी है, फिर चाहे वह झारखंड हो या फिर पूरा देश का मामला हो। कई लोगों ने हज़ारों हज़ार की संख्या में इस कारण से अपनी जानें भी गंवाई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार, चाहे वो झारखंड की सरकार रही हो चाहे देश की सरकार हो, खास करके प्रधानमंत्री जी को पता था कि दूसरी लहर आने वाली है जी। उसके बाद भी अगर उचित तैयारी राज्यों ने नहीं कर की, इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र भी दोषी है। जी। केंद्र सरकार ने उचित मार्गदर्शन नहीं दिया, उचित सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण ये जो है अव्यवस्था उत्पन्न हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को, हमारे और भी मंत्री, चाहे वो वित्त मंत्री रामेश्वर राव जी हों, आलमगीर साहब हों और हमारे सारे लोग जो लोग इस कैबिनेट में शामिल हैं, उन लोगों ने खास करके जिनकी जिम्मेवारी ज़्यादा थी, खास करके मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से काम किया, यहाँ के अधिकारियों ने जिस तरह से अपनी कृतज्ञता दिखाई राज्य के प्रति, मैं सबको सलाम करना चाहूँगा कि आज उनके बदौलत ही हम लोग आज सुरक्षित हो चुके हैं और ये जो कोरोना का लहर है घटा है। लेकिन ऐसा क्यों? कालाबाजारी हो रही है जी। रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी हो रही थी जी। जिनको जिम्मेवारी थी वही लोग इस पे लग गए जी। कालाबाजारी करने में। ऑक्सीजन को बाज़ार में कमी थी, लेकिन झारखंड में जितना ऑक्सीजन था उसको सिस्टमेटिक किया गया और आज 10 राज्यों को झारखंड से ऑक्सीजन की सेवा हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है कि हम देश के काम आ रहे हैं, हम अन्य राज्यों के काम आ रहे हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है उनके यहाँ भी जान बचाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन ये सरासर हमारी केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता थी कि हम लोगों ने पहली लहर को बहुत हल्के में लिया और हम बहुत फ्री हो गए थे, मास्क लगा के नहीं घूम रहे थे, हम इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन दूसरी धर की जो गंभीरता देखने को मिली, जिस तरह से लहर ने इतनी जानें ले ली झारखंड में भी, वो नहीं होती तो शायद आज हम बहुत खुश होते, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत अपनों को खोजा है, जिनके साथ हम उठते बैठते थे, खाते पीते थे, साथ में रहते थे। लेकिन वैसे लोगों को खोना बहुत दुख लगता है। अच्छे अच्छे समाज सेवी, अच्छे अच्छे लोग समाज के जो चले गए, हमारे दोस्त के या साथी के परिजन चले गए, एक एक घर से 2-2 3-3 मौत हो गई। ये बहुत दुखदाई है।
ज्योति जी के मुताबिक देश के जो हालात है उस पे पूर्णतः केंद्र ने जो है अपनी तैयारी जो है कोरोना के पहले फेज़ के आने के बाद की नहीं थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के वजह से मरी है। हालांकि झारखंड सरकार ने आपने जैसा कि कहा कि तैयारी अच्छे तरीके से की, समय के मुताबिक वे चले, जिसका परिणाम यह है कि बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पैनिक हो गया था पूरा समाज जी, हॉस्पिटल में प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने अपने बेड्स को रिजर्व करके रख लिया था जी, कि वो आम लोगों को बेड नहीं दे रहे थे जी। वैसे परिस्थिति में झारखंड सरकार ने, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, मुख्यमंत्री जी के एक्शन ने इतना बड़ा कदम उठाया कि आज हम लोग 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में वापस उसी स्थिति में पहुंच गए जहां कि हम और मजबूती से सामना कर सकें। जी बिल्कुल। आप देखिए आज 68% बेड खाली हैं जी, रिम्स में, सदर में बेड खाली हैं जी। इसका मतलब क्या है कि सरकार की दूरदर्शिता और कर्मठता ने बता दिया कि कोई भी चीज़ अगर कर्मठता से किया जाए, एक सोच और एक सही दिशा में आगे बढ़ा जाए तो कोई भी चीज़ जो है असफल नहीं हो सकती है, हमेशा सफलता मिलेगी। और उसमें हमारे स्वास्थ्य सचिव महोदय अरुण कुमार सिंह जी हों या हमारे मुख्य सचिव हो और भी आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन लोगों की भी बहुत ही महती भूमिका थी इसको कंट्रोल करने के लिए। और पूरा कुनबा जो झारखंड सरकार का है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और मुझे लगता है कि देश में झारखंड से अन्य राज्यों को सीख लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपदा में हम लोगों को काम करना चाहिए और आपदा से लोगों को बचाना चाहिए, जान माल की रक्षा होनी चाहिए। ये झारखंड से सीखना चाहिए अन्य राज्यों को। जी बिल्कुल। तो जैसा कि ज्योति जी ने हमें बताया कि झारखंड ने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है देश के सामने में, काफ़ी अच्छा कार्य किया है, जिसका यह नतीजा है कि आज झारखंड जो है वह काफ़ी स्थिति में पहुंच चुका है। ज्योति जी मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा, मैं और बात करना कि आप देखिए ऑक्सीजन की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की जी, क्यों? क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी बिल्कुल। आप वैक्सीनेशन की बात देखिए, वैक्सीनेशन वैसे जो राज्यों में ज़्यादा भेजे जा रहे हैं जहाँ भाजपा नीत सरकार है या भाजपा समर्थित सरकार है जी, लेकिन इस देश की विडंबना है कि ऐसे पार्टी की सरकार है जो भेदभाव इस आपदा में भी कर रही है जी। और मुझे लगता है कि चाहे वो झारखंड की जनता हो या पंजाब की जनता हो या राजस्थान की जनता हो या छत्तीसगढ़ की जनता हो, उनके लोगों ने भी, वहाँ के हमारे जनता ने भी वोट किया है देश के प्रधानमंत्री को जी, उसकी पार्टी को, और इसीलिए वो सरकार बनी है। लेकिन पहली बार देखने को मिला कि जिस तरह से सरकार एक मतलब भेदभाव वाली सरकार है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम लोगों को ये भी दिन देखना पड़ रहा है कि आज हम आपदा में भी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग पार्टीबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिकरण से हम बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमको जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से रेमडेसिविर के लिए भी आयात करने की बात की थी, उन्होंने कहा कि हमें परमिशन दिया जाए, हम बांग्लादेश से लेंगे, उनको परमिशन नहीं दिया गया। ये बहुत सारी बातें हैं जो समझ में आती है कि किस तरह झारखंड की सरकार को बदनाम किया जाए और आपदा में बदनाम करके उनकी यही मंशा है कि आने वाले में समय में कि वो झारखंड में सरकार बनाए या जहाँ भी भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ भाजपा की सरकार बनाने के नियत से इस आपदा में काम किया जा रहा है। ज्योति जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। अभी जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाई गई है, इसके वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके व्यवसाय जो है वह ठप पड़ चुके हैं, नौकरियां भी जा चुकी है। कुछ दिनों तक तो खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन अब मध्यम वर्गीय परिवार भी ऐसे हैं जिनके खाने पीने तक में परेशानी आ रही है। तो आपको क्या लगता है, राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, इसे लेकर के बैकअप लिया गया था या फिर कोई मुकम्मल तैयारी की गई थी? देखिए, बैकअप की बात जहाँ तक है, पिछले लॉकडाउन में भी राज्य सरकार ने जिनका राशन कार्ड था जी उनको या जिनका राशन कार्ड नहीं था उनको, दोनों को जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई थी। जी, मनरेगा के मजदूरी के माध्यम से
लोगों को रोज़गार दिया गया था जी। और अभी भी दिया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है। पिछली बार जो है मुख्यमंत्री किचन बना था, उसमें बाहर से आने वाले जितने लोग थे सर, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई थे, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। ऐसा नहीं है सरकार ने नहीं किया, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि हम राज्य की जनता के साथ हैं, खड़े रहें और राज्य की जनता को किसी भी तरह का हम जो है परेशानी ना होने दें इस लॉकडाउन में। अभी सर एक बात सामने आ रही है, आपने मनरेगा की बात की कि मनरेगा के जो कर्मी हैं, जो ग्रामीण जो मनरेगा में कार्य करते हैं, वो हज़ारों हज़ार की संख्या में मनरेगा छोड़ रहे हैं। कारण ये है कि उन्हें तनख्वाह जो है वह नहीं दी गई है। तो इस पे आप कैसे मतलब समझ सकते हैं कि अभी इस समय में ऐसा होना चाहिए? लोग तो और भी दिक्कत में आ रहे हैं। देखिए, मनरेगा का पैसा जो है केंद्र सरकार से भी आता है जी, और राज्य सरकार भी देती है। अब है कि रोज़गार देने की बात है। आज की डेट में राज्य सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया है कि मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे अपना काम धंधा छोड़ के, उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने बहुत ही संजीदगी से ये काम किया कि उनको राशन उपलब्ध कराया गया, उनके जीवन यापन की सुविधाएं दी गई ताकि किसी को भी पलायन ना करना पड़े। और जब वो झारखंड में हैं तो झारखंड सरकार की जिम्मेवारी बनती थी और उन्हें बखूबी निभाने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये व्यवसायिक जगत की जिम्मेवारी है कि आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर सालों साल आपके यहाँ काम करते हैं और आपका बिजनेस को चलाते हैं, आप उससे पैसा कमाते हैं। तो क्या आज अगर महीना 2 महीना 3 महीना उनको अगर सैलरी देना पड़ जाए या उनके भोजन जीवन यापन की व्यवस्था करने पड़ जाए तो इससे भागते क्यों हैं? जी, नहीं भागना चाहिए। आज मैं सैल्यूट करता हूँ टाटा समूह को कि आज टाटा समूह ने देखिए कहा है कि जिनके परिजनों की डेथ हो गई है, जो नौकरी करते थे, उनको उनकी 60 साल तक की उम्र में सारा कुछ दिया जाएगा। ऐसे अगर सभी व्यवसायिक घराने अगर सोचने लगते तो शायद ना कोई पलायन करता, ना परेशानी होती लोगों को इस लॉकडाउन में, और ना ही उनको भुखमरी के कगार पे आना पड़ता। सर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने व्यवसायी जगत की बात की, उसमें टाटा समूह काफ़ी ऊपर के ये में आता है। एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन जो समझ लीजिए कि एक रेस्टोरेंट चला रहा है, 10 स्टाफ रखा हुआ है, एक जगह लिया हुआ है, रेंट है 40-50 हज़ार रुपया, और पिछले 2-3 महीना से अगर बंद है तो 1.5 लाख रुपये रेंट हो गए और 2 से 3 लाख रुपये उसका सैलरी हो गया है स्टाफ का। तो एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन 5 लाख प्रति महीना कैसे लोगों को पे कर पाएगा? मैंने कहा ना कि सबकी जिम्मेवारी है, ये चैनल वाइज है जी। कोई किराए में जगह दे रहा है जी, कोई किराए में जगह लेके चला रहा है जी, उसके अंडर में 10 लोग हैं काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए। हम भी जान रहे हैं कि आज हमारा बिजनेस भी बंद है 2 साल से, जी, हमारा भी स्टाफ है, लेकिन हम आधी ही सैलरी दे रहे हैं उसको जी। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका घर परिवार चलता रहे, उसके सामने के भुखमरी की स्थिति ना आए, लेकिन हम दे रहे हैं। अगर हमारा व्यवसाय बंद हो चुका है, बिल्कुल तरह से बंद होगा, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम देने का प्रयास कर रहे हैं उसको। तो ये सोच, सकारात्मक सोच के साथ अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम समाज को एकजुट करके रखेंगे। और आज आप देख लीजिए इस आपदा घड़ी में पैसा भी होने के बावजूद बहुत लोगों की जानें चली गई जी। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है जी। एक मानवता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे बगल का आदमी अगर भूखा सो रहा है तो शायद मेरे लिए लानत की बात है, मेरे लिए टूट करने की बात है कि मैं एक अपने आप को सिविल सोसाइटी का व्यक्ति बोलने का हकदार बनता हूँ। तो मुझे अपनी सोसाइटी के लिए काम करना भी चाहिए और उनकी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। अगर मैं 4 रोटी खा रहा हूँ तो वो भूखा सो रहा है तो मैं उसको 2 रोटी दूँ, लेकिन भूखा नहीं सोने दूँ। ये जिम्मेवारी अगर जिस दिन हम लोग समझ लेंगे उस दिन हम जो है आगे बढ़ जाएंगे और एक माने सशक्त देश जिसकी हम बात करते हैं, और हमारा देश निश्चित रूप से सशक्त है, था और रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरह से आज किया है
मुझे लगता है कि जो वैमनस्यता बढ़ी है लोगों के बीच में, ये दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल। ज्योति जी के मुताबिक आज हम जिस आपदा के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में हमें एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना होगा और तभी हम इस मुसीबत के घड़ी को ठीक तरीके से ठीक कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ज्योति जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर, क्योंकि आप कृषि आंदोलन में भी अपनी सहभागिता रख चुके हैं। तो अभी जो महंगाई जो बढ़ी है, खाद्यान्नों में आप देखते होंगे, तेल में देखते होंगे, हर चीज़ में काफ़ी महंगाई जो आसमान छू रही है, तो क्या ये कृषि आंदोलन का असर है? देखिए, निश्चित रूप से आज देखिए, मुझे साल भर हो चले रहे लोग बताया कृषि आंदोलन के। किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर आज बॉर्डर पर बैठा है और लगातार अपना संघर्ष जारी रख रहा है। जी। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले रोए कि लोगों की जान चली गई। जी ठीक है, रोइए, मैं नहीं बोलूँगा, आपका सेंटिमेंट है अगर देश के प्रति तो अच्छी बात है, लेकिन क्या किसान के प्रति आपका कोई सेंटिमेंट नहीं है? जी। आप किसान के प्रति कुछ नहीं सोचते हैं? किसान को क्या मिलता है? सारे लोग खा जाते हैं उसका हक। आज महंगाई बढ़ रही है, आज 200 रुपये तेल हो गया। जी। किसान जो जाता है जितने में बेचता है उतने में बेच रहा है। जी। लेकिन जो लोग व्यवसायी लोग हैं वो लोग आपदा को अवसर बना के चल रहे हैं। जी। आज आप देखिए 450 रुपये में मिलने वाला वो ऑक्सीमीटर 1400 2000 में मिल रहा है, 1800 में मिल रहा है। अरे तो ये आपदा में अवसर ही तलाशना हुआ। जहाँ तक कृषि आंदोलन की बात है, ज़रूर निश्चित तौर पे किसानों के वजह से भी थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन वो स्थिति भी नहीं है कि हिंदुस्तान में इतना कमी हो जाए। अगर किसान 1 साल नहीं भी उपजाएगा तो देश को खिलाने की ताकत रखता है। जी। लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इसको लेना चाहिए और काला बाजारी रोकनी चाहिए। और जिस तरह से झारखंड में काम किया गया है काला बाजारी रोकने के लिए, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे जिस तरह से भी रेमडेसिविर को उठा कर देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि जो हमने इशू किया है उसका खाली वाइल जो है हमको चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि आज हम एक पेशेंट को 6 वाइल दे रहे हैं। जी। और 6 वाइल देने के बाद उसको 2 ही लग रहा है, बीच में मृत्यु हो जा रही है, तो 4 उसके नाम से जो ले रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो अलॉट हो जा रहा है। जी, वो कहाँ जा रहा है? तो इसको लेके जो कार्य योजना बनाई गई थी इस चीज़ों को रोकने के लिए, तो निश्चित तौर पर अच्छा कदम उठाया गया था। अच्छी बात बताई ज्योति जी ने कि काला बाजारी पे अंकुश लगाना होगा और इसी की वजह से लोग जो है आज आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई जो है वह आसमान छू रही है। ज्योति जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। राज्य के हालात आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सुधार आ चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि 27 को हमारा जो साप्ताहिक स्वास्थ्य सप्ताह जो होता है, सुरक्षा सप्ताह, वह ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगी, तो क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए या फिर हटाना चाहिए लोगों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब तक कि पूर्ण रूप से स्थिति कंट्रोल नहीं हो जाती है, चाहे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि जिस दिन हमारे यहाँ 0 डेथ जो आएगा जी, तब जाके हमको लगेगा कि हम सफल हुए हैं इसको। जी। अगर झारखंड में एक भी मौत होती है जी। तो वो सरकार के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम राज्य की जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम छूट देंगे, धीरे धीरे छूट देंगे, और देना भी चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि व्यवसाय भी है, जीविका भी चलनी चाहिए। लेकिन जीविका से बड़ी चीज़ है कि हमारी जान भी बचनी चाहिए। जब जान रहेगी तो जीविका भी चलेगी। लेकिन सर, गरीब स्तर के जो लोग हैं, ठेला वाले, फुचका वाले, बहुत तरह के रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। तो फिर ऐसे में फिर अगर लॉकडाउन बढ़ती है तो फिर उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। खाने को लोग तरस रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर 1 हफ्ता और बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहती है। सरकार अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाना चाहती है कि कल को सरकार के किसी कदम से जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए और जनता के जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए।
इसीलिए जो भी निर्णय होगा सरकार बहुत ही संजीदगी से और बहुत नीचे स्तर तक जाके सोचेगी कि हमको क्या करना है जनता के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता भूखी ना मरे, उनका भी रोज़गार चले। तो रोज़गार खोलने के लिए भी हमको पहले कंट्रोल करना होगा सब चीज़ को। इसीलिए तो जैसा कि ज्योति जी ने हमें बताया कि इस समय में सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये जीवन को देखते हुए करना होगा। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या फिर हटना चाहिए। ज्योति जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। इस मुश्किल घड़ी में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिहार का और बंगाल का स्थिति जो है वह काफ़ी ख़राब होता चला जा रहा है, और आपको पता है कि बिहार में भी चुनाव हुए, बंगाल में भी चुनाव हुए। तो क्या ऐसी स्थिति में इस कोरोना काल में वहाँ पे चुनाव करवाना सार्थक था? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि सरकारों को, केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि हम जान बचाएं या सरकार चलाएं। जी। पहली बात, अगर 6 महीने इलेक्शन नहीं होते तो कोई घट नहीं जाता या बढ़ नहीं जाता। जी। आप देखिए झारखंड में भी पंचायत चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, नगर निगम के चुनाव पेंडिंग कर दिए गए। जी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव कराएंगे, लोगों का मजमा लगना शुरू होगा तो कोरोना बढ़ेगा। जी। आप देखिए, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायत तथा जो नगर परिषद के चुनाव हैं उसको रद्द करते हुए सारी गतिविधियों को अभी रोक दिया है, ताकि हम पहले इस लड़ाई से लड़ लें, उसके बाद चुनाव कराएं। ज्योति जी, जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी ने इस समय में अपने चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था माहौल को देखते हुए, लेकिन बीजेपी के जो भी स्टार प्रचारक थे, चाहे फिर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो या जो भी लोग, उन्होंने अपनी रैलियाँ की। तो क्या फिर बंगाल के लिए आज जो वहाँ पे जो सिस्टम है, जो ख़राब स्थिति हो चुकी है, तो उसका जिम्मेवार ये रैलियां नहीं थी? निश्चित तौर पर राहुल जी एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। जी। उन्होंने पिछले लॉकडाउन से पहले भी सरकार को आगाह किया था कि जब चाइना में जिस तरह के कोरोना का जो हुआ था, संक्रमण फैला था, और जब इंडिया में पहला केस आया था तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लगाया जाए। जी। आज लॉकडाउन लगाने की स्थिति इतनी क्यों पड़ गई? जी। अगर उसी समय हम सारे विदेशी उड़ानें रोक देते, हम कुछ दिन, 1 महीना के लिए सारा स्थगित कर देते अपने, तो आज जो 6 महीना साल भर से स्थिति बंद थी, कम से कम 1 महीना से बच सकते थे। जी, बिल्कुल। दूसरी बात कि जहाँ तक बंगाल चुनाव में राहुल जी की रैली को स्थगित करने की बात है, राहुल गांधी जी ने देखा कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं अब कोई भी रैलियाँ नहीं करूँगा। और उसके देखा देखी बाद में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उनके जो भी सिपा सलार लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी रैलियाँ स्थगित की, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल जी ने जो कदम उठाया है निश्चित तौर पर सही कदम लिया है। और बाद में ममता बनर्जी जी ने भी अपनी सारी रैलियाँ कैंसिल कर दी थी। तो कहीं ना कहीं जब भीड़ लगेगी, संक्रमण फैलेगा ही, और संक्रमण एक दूसरे से ही फैल रहा था। और आज भी स्थिति बंगाल की ठीक नहीं है, और इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है। जी, बिल्कुल। ज्योति जी के अनुसार बंगाल का हो या फिर बिहार का हो, चुनावी रैलियाँ जो भी हुई, उसके लिए ये चुनावी रैलियाँ, खास करके केंद्र सरकार ने जो चुनावी रैलियाँ बंगाल में की, उसके लिए जिम्मेवार है कि आज बंगाल में आज स्थिति जो है वह दर्दनाक हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ज्योति जी, हम बिहार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वो काफ़ी ख़राब, बहुत ख़राब है। जी। वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय भले जितनी बड़ी बातें कर लें, लेकिन उनसे स्थिति संभल नहीं रही है। जी।
सर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे एक चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा, इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध जो है वह अब विराम हो चुका है, लेकिन भारत में रहकर आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा था। कुछ लोग ट्रेंड चला रहे थे कि आई स्टैंड विद इजराइल, कुछ लोग आई स्टैंड विद फ़िलिस्तीन का ट्रेंड चला रहे थे। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग आई स्टैंड विद इजराइल थे जी, वो लोग की मानसिकता आप पहले से ही जानते हैं जी, भारत में। जी, लेकिन जब केंद्र के सरकार ने इजराइल का साथ नहीं दिया जी, और फ़िलिस्तीन को कहीं ना कहीं समर्थन किया, जी, तो ये समझ जाना चाहिए उन लोगों को कि भारत हमेशा से शांतिवादी देश रहा है जी, बिल्कुल। और वो चाहता है कि मध्यस्थता हो और शांतिपूर्ण तरीके से सारा विश्व में एक माहौल बने। जी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग आई विद इजराइल बोल रहे थे, उनकी मानसिकता है ही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भुखमरी की स्थिति फ़िलिस्तीन में है, जिस तरह से वहाँ पर बच्चे की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, जो लोग आज लिख रहे थे कि आई एम विद फ़िलिस्तीन, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि कम से कम फ़िलिस्तीन के साथ अगर आप थे तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए और वहाँ के लोगों को खाना मुहैया कराइए, उन लोगों के लिए फंड इकट्ठा करके भेजिए ताकि उनकी स्थिति सुधर सके और उनका जो जान माल का नुकसान हुआ है उससे वो उबर सकें और वो फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। तो वो पूरे विश्व समुदाय को सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं आज और हम क्या चाहते हैं। जी, लड़ाई या फिर हर चीज़ का रिजल्ट नहीं हो सकता है। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।